नमस्ते। मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 में आई हैव सिक्योर्ड रैंक 24th। माय ऑप्शनल वाज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये तीसरा मेंस था जो मैंने पॉल साइंस के साथ लिखा एंड इस बार मुझे 283 मार्क्स मिले हैं ऑप्शनल में। एंड कहीं काफ़ी हद तक अगर मैं देखूं तो पिछले 2 बार जो मेरे स्कोर कम आए मेंस में, उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि मैं पॉल साइंस में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था। एंड इस बार मैंने उन गलतियों के ऊपर काम करने की कोशिश करी एंड इस बार आई हैव गॉट अ सफिशेंटली हाई स्कोर ऑफ 283। जो पहला एरिया ऑप्शनल के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है वो ये होता है कि आप अपना कंटेंट बहुत क्लियर रखें कि किस सोर्स को आप रेफ़र करने जा रहे हैं और उसमें क्या वैल्यू एडिशन करने जा रहे हैं बिफोर यू गेट इन टू द आंसर राइटिंग मोड। सो लार्जली मेरे नोट्स मॉडल डाउन थे शुभ्रा रंजन मैम के क्लासरूम नोट्स के ऊपर एंड उसी को मैंने अपना बेस बनाया और उसी को अपने नोट्स के अंदर कहीं ना कहीं समराइज़ करके डेवलप करने की कोशिश करी। मैंने अपने एवर नोट के लिंक शेयर करे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। उस बेस को रखते हुए आई रेफर्ड सर्टेन स्टैंडर्ड बुक्स, चाहे एंड्रू हेवुड हो पेपर 2 के लिए, आई रेफर्ड ओपी गाबा एंड आई ऑल्सो रेफर्ड ब्रायन नेल्सन फॉर पेपर 1। सो मेरे हिसाब से बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना। अगर आपने अच्छे से नोट्स पढ़ लिए हैं तो भी काम चल सकता है, बट मैंने बुक्स इसलिए पढ़ी क्योंकि मैं बीइंग एन इंजीनियर मैं कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा क्लैरिटी चाहता था एंड दीज बुक्स प्रोवाइडेड मी दैट क्लैरिटी एंड देयरफॉर एज अ रिफ्रेशर इन बुक्स को पढ़ा जा सकता है बिकॉज दीज बुक्स हेल्प मी टू डेवलप अ पॉल साइंस वे ऑफ थिंकिंग. So a political scientist or a student of political science in IR should actually think in a certain way. They should think about the political theories, they should think about state, society, institutions, government as entities. And therefore हमारा पॉल साइंस का आंसर GS के आंसर जैसा ना हो. उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेज की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ। जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। वो चीज़ डिफरेंशिएट करने के लिए कहीं ना कहीं मैंने बुक्स रेफ़र करी एंड देन मैंने नोट्स रेफ़र किए. अब एक बार जब नोट्स रेफ़र हो गए और उन्हें मैंने समराइज़ कर लिया अपने नोट्स में, द इम्पॉर्टेंट थिंग वाज वैल्यू एडिशन. सो वैल्यू एडिशन के लिए जहाँ पिछले अटैम्प्ट्स में लार्जली आई रिलाइड ऑन माई जो भी मैंने बेसिक नोट्स बनाए थे और इंटरनेट से थोड़ा सा गूगल किया था, इस बारी मैंने कई सारे स्पेसिफिक सोर्सेज चुने और अपने नोट्स के अंदर एक किस्म का यूएसपी डेवलप करने की कोशिश करी हर पॉइंट के ऊपर. सो जैसे पेपर 2 है, उसके अंदर चीज़ें बहुत डायनेमिक होती हैं कंपेयर टू पेपर 1. सो आई रेफर टू अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स, journals related to international relations. Like for paper 2 section A I refer to foreign affairs. उसके ऊपर contemporary global concerns में you have environment and you have terrorism. इन सारे areas से related कुछ ना कुछ articles आते रहते हैं on a routine basis and आए होते हैं उनके archives में. So सारे ऐसे global concerns में, concept of power में, इन सारी areas पे या even great power politics में, US, China, Cold War 2.0 पे, इन सारे एरियाज़ पे मैंने फॉरेन अफेयर्स के आर्टिकल्स, फॉरेन पॉलिसी के आर्टिकल्स, इवन एक यूएस का ब्लॉग है वॉर ऑन द रॉक्स, डिफेंस जर्नल है, उससे डिफेंस रिलेटेड आर्टिकल्स, यूएस रशिया के बीच जो डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन सारे चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ जो भी मुझे वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स मिले मैंने वो डाले. मैंने हिंदू में आने वाले आईआर के किसी आर्टिकल को इग्नोर नहीं किया बिकॉज हिंदू में बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर्स लिखते हैं आईआर के आर्टिकल्स. मैंने ऑलमोस्ट सारे पढ़े एंड उनसे जो भी मुझे अच्छे पॉइंट्स मिले मैंने उन्हें अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड किया. एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई भी आर्टिकल पढ़ें वो ये है कि वो आर्टिकल कैसे स्ट्रक्चर किया गया है.
सो आप आमतौर पे देखेंगे कि जो रिनाउंड ऑथर्स हैं, जैसे हिंदू में मान लीजिए M.K. नारायणन सर लिखते हैं, and he usually creates various categories within the article. So you'll have a geostrategic perspective, geo-economic perspective, an India-centric perspective, a geopolitical perspective, environmental perspective, defense, security. इन अलग अलग आर्किटेक्चर के अंदर क्या फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं, क्या फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इंडिया या कोई भी कंट्री या ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में हम इन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस होता है. सो मैंने वही सेम चीज़ अपने नोट्स के अंदर भी एमुलेट करी है. जब मैंने आंसर राइटिंग शुरू करी तो कहीं ना कहीं उसमें भी एमुलेट करी. अब जब यहाँ पे उसी तरीके से पेपर 1 के अंदर आई वेंट थ्रू EPW, सो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली, जो EPW का वीकली जर्नल आता है, मैं उसमें से अच्छे अच्छे आर्टिकल्स जो सिलेबस के पॉइंटर्स से रिलेटेड है उन्हें इंक्लूड कर लेता था और उन्हें अपने पेपर 1 सेक्शन B के अंदर डालने की कोशिश करता था. पेपर 1 सेक्शन ए लार्जली स्टैटिक होता है, उसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन का स्कोप होता नहीं है, पर मैंने कोशिश करी कि जब भी मैं इनके आंसर्स कंक्लूड करूं तो कोशिश करूं कि इन्हें आज के रियल लाइफ पैराडाइम से लिंक करने की कोशिश करूं. जैसे अगर मैं प्लेटो की बात कर रहा हूं, मैं कहूँगा प्लेटो इज़ अ थियरिस्ट whose thoughts have no place in today's world, but any politician, any policy maker should actually look at his normative approach when he's trying to set the policies. Similarly, Aristotle, because he's a very practical thinker, uske approaches are something which are going to help today's policy makers, but being practical doesn't mean that you should include all the vices of the society. So Aristotle is someone who was not fair to slaves or women in this society because he didn't give them any political representation, and therefore these vices also have to be removed. Therefore you require Plato's normativism. एक और चीज़ जो मैंने करी, मैंने एक YouTube पे कई सारे अच्छे चैनल्स हैं. आई रेफर टू वन चैनल, फिलॉसफी ट्यूब. उस पे ऑलमोस्ट सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के एंड इवन स्टेट से रिलेटेड थिंकर्स लाइक फूको, उनके थॉट्स 10-15 मिनट की वीडियोस के अंदर अवेलेबल है. एंड व्हाट इट डज इज दैट इट एड्स एन एंटायरली न्यू पर्सपेक्टिव टू द वे यू थिंक अबाउट दीज थिंकर्स. मैंने वो 10-10 मिनट की वीडियोस में ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक बार कोशिश करता था उन थिंकर्स की देखने की, सो दैट आई एम नॉर्मलाइज्ड टू व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से एंड आई एम नॉर्मलाइज्ड टू द आइडिया. एंड उनमें से 2-3 पॉइंट्स मैंने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दिए. लाइक वन वेरी गुड पॉइंट वाज कि एरिस्टोटेलियन थॉट को अगर आप एक तरीके से स्टिच करके देखें, मतलब आप अगर उसका पूरा एक सम टोटल निकालने की कोशिश करें, यू विल रियलाइज दैट द एंटायर थॉट रिवॉल्व्स अराउंड यूडाइमोनिया विच इज़ हैप्पीनेस. सो मैंने उसी थॉट को एक्सट्रैक्ट आउट किया एंड मैंने देखा कि अच्छा, या इवन ऑरोबिंदोज आइडिया. सो ऑरोबिंदो का द एंटायर आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एनलाइटनमेंट. वो उसके आइडियाज़ ऑन स्वराज, आइडियाज़ ऑन ह्यूमैनिटीज़, आइडियाज़ ऑन इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट हर एक जगह पे दिखता है. सो वो अगर एक जो प्रॉपर एक सम टोटल है उस आइडिया का, जो एक जिस्ट है उसके पूरे पॉलिटिकल थॉट की, अगर मैं वो कहीं ना कहीं अपने आंसर के अंदर दिखा रहा हूँ, द एग्जामिनर विल ऑल्सो अप्रिशिएट दैट द पर्सन हैज़ नॉट जस्ट रेड what the thinker said, he has also understood and felt what the thinker wanted to convey. So ये पेपर 1A के अंदर this approach helped me a lot. Now when I come to answer writing, because once you're done with the content, and of course you have a lot of content, right from basic textbooks to the notes that you refer to, or even internet पे जो articles which are available, now you have to summarize the entire stuff, incorporate them in your notes, and then reproduce in the exam copy. So answer writing में I made it a point that I'll try to diversify my answers in a certain way, कि वो जो मार्केट में एक 1 or 2 कोचिंग्स जिन्होंने एक सर्टेन आंसर राइटिंग का स्टाइल है विच वी आर जनरली यूज टू फॉलो, कहीं ना कहीं because a lot of times when you are referring to a certain style, and because everyone is referring to a certain style, examiner के सामने when the person is checking your exam copies, उसके पास आपकी एग्जाम कॉपी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ बचा नहीं होता. सो वो सबको मेडियोकर मार्क्स अवॉर्ड करेगा.
सो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं अपने आंसर्स के अंदर कुछ ना कुछ अलग तरीके से आंसर लिखने की कोशिश करूंगा. जैसे एक जनरली एक नोशन होता है कि हमें आंसर्स पैराग्राफ में ही लिखने हैं. Now it's a hard written rule. Everyone says that I'll write my answers in paragraphs. Nowhere UPSC says that you have to write your answers in paragraphs. So I wrote almost 50% of my paper 2 in a point wise format because I could make my answers more visible, make my thought process more visible to the examiner, and I could enumerate my points in a certain way कि एग्जामिनर उसे इजीली पढ़ भी ले और अप्रिशिएट भी कर ले. दिस हेल्प मी अ लॉट. आई गॉट गुड मार्क्स इन द पेपर 2 145. सो एक और चीज़ जो आंसर राइटिंग में इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप अगर फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट कर रहे हैं दैट इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, you simply start with saying that power is a contested concept or something like this thinker said something about power. Rather than that, talk about the nature of power. Talk about how power is something which leads to a who rules whom relationship. So talk about what power means to you. Even in the end, while you are concluding, it's a good idea that you are writing one paragraph about what it means to you, rather than just what some thinker said about it. मैंने कैसा I went through Trupti, who's 2019 batch IS, her blog and suggestions on answer writing, and she said a very wonderful thing that उसने हर एक thinker के लिए पेपर 1 में एक कुछ ना कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल खोजने की कोशिश करी. लाइक फॉर महात्मा गांधीज ट्रस्टीशिप थियोरी, शी रिलेटेड टू वॉरेन बुफे. सो सिमिलरली उन्हीं लाइंस पे आप अपने आंसर के अंदर इवन वो टॉपिक्स जो जनरली विच आर परसीव्ड एज स्टैटिक, उन एरियाज पे आप एक कोई डायनेमिक प्रेजेंट डे एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं. द सेम कुड बी डन इन पेपर 1B, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स. कोट एग्जाम्पल्स लाइक यू गो टू अ स्टेट लाइक बिहार, वहाँ पे अगर कोई अलायंस बना है उससे रिलेटेड, कास्ट रिलेटेड, आप उसका एग्जाम्पल दीजिए. If you are talking about coalition politics, talk about the new kind of coalitions which are coming in. So there's a coalition in Maharashtra, उसका example आप cite कर सकते हैं. Then you talk about the role of developmental politics. Now developmental politics in India is evolving. So you could quote something like Jagananna Navratnalu or the Delhi report card which came before the elections. So all these things where development has become an important facet of determining the political outcomes. Now these are present day examples. They give a more they not just substantiate your answer, they not just substantiate the concept, they also give it a more present day outlook to your answer. At the same time, it also tells the examiner that this person is not just reading the textbooks, this person is also reading the newspaper. A lot of times these ideas you will find in the newspaper itself. So जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि लीड आर्टिकल पढ़ना है या सारे एडिटोरियल्स पढ़ना है. आपका you should go hunting for such examples which are coming in, like new kind of like you talk about the role of governor. नोट्स में ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, बट नोट्स के बियॉन्ड, हाँ, you could look at certain examples. So just before my mains, there was a controversy related to the West Bengal government, and it was a topic related to federalism, and it dealt with 3 officers of the All India Service. Now I use that example in my mains copy because this is something I thought that is a very important point that could be highlighted when it comes to the changing dimensions of federalism in India. Now these are examples where you could clearly demonstrate to the examiner that you are reading the current affairs and you are trying to interpret this current affair in a certain way. And these are like brownie points you could gain out of the entire answer writing process. Now, paper 1 is still static to a good extent. Paper 2 is one area where you should be continuously on watch. So, paper 2 section B is one area जहाँ पे एक certain style of answer writing बहुत popular है. I used to follow some Telegram groups, and generally what people do is paper 2 section B या section A दोनों में we'll go through a lot of quotations. So, see, Raja Mohan said this, or XYZ, SD Muni said it, or Nicholas Blarell said it,
we just keep on quoting different thinkers, what these thinkers think on India's relation with some country, and हम वही चीज़ें simply quote करके आ जाते हैं. मेरे हिसाब से it is a flawed approach, because the examiner is not looking for what some renowned scholar has already commented on that matter. Commentaries are not important and therefore they should not be quoted. What is more important is how you perceive India's relation with a certain neighborhood or certain great power. So this time what I did was, the only statements I quoted were from political leaders. So I quoted Prime Minister's statements, I quoted statements by India's External Affairs Minister or some president like US President or UK President. So these are the only things I quoted. Secondly, I stuck more to facts. So just like what I did in the GS, here also wherever I could see, I could talk about like India's relations with Japan. So I'll draw the entire Asia Pacific rim, and I'll clearly show where is Japan, where is India, and what could be the points of intersection, where is China, what could be the points of friction, and then I will also write, I'll make a small box, I'll write about the facts related to India-Japan relations. So I'll write what is the level of trade, what is the progress, when was the last summit happened, what are the key projects these two countries are working together on. So I'll write down all the facts, and then in the answer area, I'll try to segregate my answer into various components, like what are the economic gains, what are the trade gains, what are the developmental gains, and what could be the importance in science and technology. But at the same time, what is very important, even if you're talking about India's relations with small countries, you should always have a great power perspective. So India-Japan relations are not independent of the larger US-China friction which is going on. In fact, in the present era, you should always keep a check on how the relations between two countries are being determined by the relations among bigger powers. So the US-Russia friction will always determine what happens between US and Central Asia, or China and Central Asia, because this is how the international politics works. There are no permanent friends, no permanent enemies, and therefore countries have a transactional relation among them. So मैंने यही चीज़ कहीं ना कहीं अपने आंसर्स के अंदर दिखाने की कोशिश करी कि सिर्फ इंडिया जापान रिलेशंस नहीं है, वो कहीं ना कहीं इट्स एन आउटकम ऑफ मेनी अदर थिंग्स विच आर हैपनिंग. जापान के नेबरहुड में इन ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, देर आर न्यू डेवलपमेंट्स विच आर हैपनिंग, एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू राइट डाउन दीज न्यू डेवलपमेंट्स. सो इफ देर इज समथिंग हैपनिंग ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर इन लद्दाख, or there's something happening in South China Sea, and you think it has a bearing on the larger great power politics of the world, the power politics of the world is shifting, then you should make a note. उसके ऊपर भी एक पॉइंट इंडिया जापान के आंसर के अंदर आ सकता है. सो आपके आंसर्स कहीं ना कहीं यूनिक ऐसे ही होंगे जब आपने उसे मल्टीपल लेवल्स के ऊपर सोचा होगा. बट अनदर थिंग which will be really important would be that your answer should have a political science and IR ka language. So like in paper 1B, many of us would actually make our answer a history ka answer or economics ka answer in topics like Green Revolution. No, it should be an answer on political science only. So if there's a question like fallout of Green Revolution in India, you should not talk about why did the Green Revolution fail or succeed in a certain way. The question is not about it. The question is more about what are the political fallouts. So you should talk about the role of caste in Indian politics, the caste-based groups, regionalism, coalition politics. These should be the determining factors of your answer, and not Green Revolution is not important. The political implications of Green Revolution is important. So if you're writing a GS ka answer, write like someone who's a layperson. But if you're writing an answer for political science, write like someone who's a student of political science. And this is something which will add a differentiating value to your answers in the political science paper. Since I was scoring less marks in pol science in my last two mains, I realized कि इस बार मुझे चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ
चेंजेस करने होंगे. सो आई स्टार्टेड विद द एक्सपेरिमेंटेशन वाला अप्रोच, एंड बिकॉज आई वाज इन द सर्विसेज नाउ, माय पीयर ग्रुप हैड एक्सपैंडेड and I talked to a lot of peers who had scored high marks in the PSIR exam. And उनसे मैंने एक चीज़ borrow करी. They used to keep their answers simple, and कहीं ना कहीं even though the language is political science and IR का language, that means you are using the terminologies, but you are trying to be as exhaustive as possible. So one mistake which people usually do is कि उनका focus अगर इंडिया यूएस है तो सिर्फ सिक्योरिटी पे रह जाएगा या सिर्फ ट्रेड पे रह जाएगा. ऐसा नहीं करना चाहिए. आपका आंसर एक जीएस का ही आंसर होना चाहिए. द ओनली एडिशन वुड बी दैट यू आर यूजिंग टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर. सो देयर इज अ यूज ऑफ पावर, स्टेट, इंस्टीट्यूशंस, जियो स्ट्रैटेजी, जियो इकोनॉमिक्स, एंड ऑल दीज थिंग्स. So मैंने या maritime theater, all these terminologies which are very specific to the PSIR studies. So मैंने भी almost इस बार यही किया. I in fact changed the test series which I was usually using. I joined one at पीयूष चौबे सर, and उनकी videos देखी, एंड कहीं ना कहीं उनकी वीडियोस से एक फ्रेशनेस आया मेरे पर्सपेक्टिव में. आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम हिज वीडियोस इन माय आंसर्स, सो दैट कहीं ना कहीं मेरे आंसर्स के अंदर वो जो पिछली वाली जो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वही द सेम थिंग्स आई नो ऑफ एंड एवरीवन इज़ राइटिंग अबाउट जो मैं लिख रहा था, उससे कहीं ना कहीं एक किस्म का डाइवर्सिफिकेशन हुआ. मैंने थोड़ा सोर्सेज भी चेंज किए, बिकॉज earlier I was referring to notes and I was referring to certain blogs. इस बार मैंने वो लिस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दी. सो मैं इवन पर्सनल ब्लॉग्स लाइक भरत कर्नाड का ब्लॉग या फिर ब्रह्मचेलानी का ब्लॉग मैंने रिलीजियसली फॉलो करना शुरू किया. दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई रेड विजन IS का IR. So it's like a 100-150 page thick source, Mains 365 का. DKT UPSC CSC. अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल. यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे. चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं. And I went through it. I in fact did it thrice or 4 times because उसके अंदर कई सारे अच्छे facts मिल गए and कुछ analysis के points मिल गए. So I did it and उन सारी चीज़ों को combine करके again I was experimenting. So I never knew कि the strategy is going to work or not. But I realized कि मेरी पिछली strategy में flaw है and बहुत ही mainstream हो जा रहे हैं answers and answers ऐसे हो रहे हैं जो कोई भी लिख सकता है. सो उसके अंदर कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा एडिशन नहीं कर रहा हूँ मैं विच इज़ गोइंग टू फेच मी हायर मार्क्स. मेरे फिर से मार्क्स आएंगे तो वही मीडियोकर मार्क्स आएंगे एंड दिस इज़ समथिंग विच वोंट गेट हेल्प मी गेट इनटू अ टॉप 25 और टॉप 50. सो इस बार मैंने इन सारे एरियाज़ में कंटेंट हो गया, आंसर राइटिंग का स्टाइल हो गया, इन सारी चीज़ों के अंदर कुछ चेंजेस करने की कोशिश करी. मैंने इस बार कंपेयर टू द प्रीवियस अटेम्प्ट्स टेस्ट कम लिखे. So in the last mains I wrote more number of tests in pol science compared to this time. But this time what I did was जितने भी मैंने टेस्ट लिखे उनके अंदर पास्ट ईयर पेपर्स लिखे, बहुत ज़्यादा खुद से लिखे, खुद से रिव्यू किए एंड उसके साथ ही मैंने जो भी टेस्ट सीरीज़ के भी टेस्ट लिखे वो मैंने रिव्यू कई बार किए. सो मैंने उन्हें 3-4 बार खुद से पढ़ा एंड सोचने की कोशिश करी कि उन आंसर्स के अंदर मैं क्या और ऐड कर सकता हूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नॉट जस्ट राइट फॉर द PSIR ऑप्शनल, you should also go back to these answers. And previous year questions are something जिनका return बहुत high है. And one thing which worked in my favor was मैंने PYQs बहुत हद तक प्री से पहले कर लिए थे. सो प्री के बाद मुझे काफ़ी हद तक ये मालूम था कि किन एरियाज़ के अंदर पॉल साइंस के अंदर मुझे काम करना है और क्या एरियाज़ ऐसे हैं विच आर एरियाज़ आई एम मोर कंफर्टेबल विद. एंड ऑलमोस्ट इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन ने कहीं ना कहीं हेल्प मी टू get a good score in political science in IR this time. I hope this helps.